मॉर्निंग मेडिकोज। आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। ये सीओपीडी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है और इस वीडियो के लिए भी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स के लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में जो सीओपीडी पार्ट 1 है उसमें हमने देखा था सीओपीडी का डेफिनेशन क्या है WHO के हिसाब से, उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं वो भी हमने देखा था। उसके बाद से हमने इम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हमने पैथोजेनेसिस देखा था और उनका डिफरेंस देखा था। ये सब हम पहले देख चुके हैं। अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ हमारा पहला वीडियो जाके देखें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। अब हम इसमें शुरू करेंगे डायग्नोसिस से। तो डायग्नोसिस में क्या करना है अपने को, इसमें जो मैंने लिखा है उसमें ये लिखा है कि स्पायरोमेट्री करते हैं। स्पायरोमेट्री पे ऑब्स्ट्रक्टिव तो है, ये तो आपको पता ही है। अगर डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव है तो FeV1/FVC रेशियो क्या होगा, लेस देन 0.7 होगा, है ना। तो लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो मेनली डिफ्रेंशिएट करना है इसको अस्थमा से करना है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने अस्थमा वाले वीडियो में भी बताया। तो अगर ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता है सिर्फ 5 से 6% होता है। ठीक है, किसमें, सीओपीडी केस में। ठीक है, लेकिन अगर ये अस्थमा होता है तो 12% तक और 200 ml तक इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके साथ साथ सिर्फ इससे डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। बाकी मैं बता रहा हूँ क्या क्या देखना है। क्लिनिकल हिस्ट्री भी देखनी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी देखना है क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया है सीओपीडी वाले पार्ट 1 में एयर ट्रैपिंग होती है तो उसमें कैसे रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता है, ये सब। चेस्ट एक्सरे पे क्या होगा मैंने उसमें बताया, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग होगा, ट्यूबुलर हार्ट होगा, है ना। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम होगा, एबीजी देखेंगे, डीएलसीओ देखेंगे, किस में बढ़ेगा किस में घटेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद से ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद से हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर आपको अस्थमा और सीओपीडी में डिफरेंशिएट, तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है 1 मिनट का, जिसमें हमने बताया है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसका गोल्ड स्टेजिंग। ठीक है, गोल्ड स्टेजिंग आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि माइल्ड सीओपीडी कब होगा, मॉडरेट कब होगा, सीवियर कब होगा, वेरी सीवियर कब होगा। तो इसको मैं याद करवाता हूँ आपको कैसे। देखिए इन सब में FeV1/FVC रेशियो तो 0.7 है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो ये तो आपको याद नहीं करना है। अब आ जाते हैं FeV1 पे आ जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो FeV1 में देखते हैं। FeV1 अगर 80% से ज़्यादा है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ FeV1 मतलब हुआ, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए इस एज के इंडिविजुअल के लिए जिसका हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो नॉर्मल होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बस बताते हैं। वही होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू, मतलब जो भी इंडिविजुअल का हम चेक कर रहे हैं, मतलब 30 साल के इंडिविजुअल का मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं, तो 30 साल के नॉर्मल इंडिविजुअल में जो होना चाहिए उसका 80% से ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस ये नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर करके करते हैं ये। ठीक है, ओके। तो माइल्ड में कितना होगा, शुड बी ग्रेटर देन 80%, माइल्ड हो गया। मॉडरेट में कितना होगा, 50 से 79%, और सीवियर में कितना होगा, 30 से 49%, और लेस देन 30%। बस आपको ऐसे ही याद करना है, कुछ नहीं करना। 80 से 50 कर लीजिए और 50 से 30 कर लीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, आप 80 से 50 आएंगे, 30 माइनस कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए तो 20 माइनस कर लीजिए, और फिर 30 आ गया तो लेस देन 30 कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखें, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे अपने आप को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसके बिना काम चलना ही नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर MCQ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। फिर देख लीजिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर कैसे करना है। 80 FeV1 ग्रेटर देन 80%, FeV1 50 से 79%, FeV1 30 से 49% एंड FeV1 लेस देन 30%। इतना अपने को याद होना चाहिए। अब आते हैं इसका प्रोग्नोसिस इंडेक्स पे। अब प्रोग्नोसिस इंडेक्स क्या है इसका, बोर्ड। निमोनिक अपने को याद रखना है, सॉरी निमोनिक ऐसे याद करना, बोर्ड BODE, मतलब BMI चेक करते हैं। BMI पे डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस कैसा होगा इंडिविजुअल का। ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, FeV1 कितना है, मैंने बताया तो FeV1 के हिसाब से हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। FeV1 के हिसाब से तो ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो FeV1 कितना है, माइल्ड वाले रेंज में, मॉडरेट वाले रेंज, सीवियर या वेरी सीवियर वाले रेंज, उसके हिसाब से प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है, उसके बाद से डिस्निया ग्रेडिंग क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। MMRC की क्राइटेरिया, MMRC की जो ग्रेड है वो देखने वाले, उससे पता चल जाएगा। और अगला है इसका पेशेंट की एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी क्या है। 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं जिससे हम ये बताते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने प्रोग्नोसिस इंडेक्स भी देख लिया। अब हम आते हैं MMRC, जो मैंने बताया आपको डिस्निया ग्रेड देखना है तो MMRC से देखते हैं। MMRC क्या है,
मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिज्निया ग्रेड। ठीक है, इसमें देखते हैं तो मतलब ग्रेड क्या और डिज्निया क्या रिलेटेड है। तो ग्रेड जीरो लिखा मतलब ग्रेड नहीं, मतलब ब्रेथलेसनेस ओनली ऑन द स्टर्नस एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है इंडिविजुअल तो उसको डिज्निया या ब्रेथलेसनेस होता है ना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबको होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते, बहुत स्टर्नस मतलब बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो दिक्कत होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो ग्रेड 1 से। कहाँ से? ग्रेड 1 से, कि ब्रेथलेसनेस व्हेन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप ए स्लाइट हिल। ठीक है, तो पेशेंट को कब कब ब्रेथलेसनेस फील होता है, या तो लेवल ग्राउंड पे चले तो तेज चले, मतलब आराम से नहीं, जो नॉर्मल वॉक नहीं करते, तेज चले लेवल ग्राउंड पे, या अप हिल चढ़े मतलब सीढ़ी चढ़े, फॉर एग्जाम्पल मान लो सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो ब्रेथलेसनेस हो, पहला। दूसरा ग्रेड 2 तब कहेंगे जो वॉक स्लोअर देन द अदर पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप। मान लो उसी एज ग्रुप के जो लोग हैं जिस स्पीड से चलते हैं वो उनकी स्पीड मैच नहीं कर पाए, मतलब उनके इतने स्पीड पे नहीं चल पाए, उनके इतने स्पीड पे चले तो उसकी सांस फूल जाए, वो रुक जाए और वहीं बैठ जाए, समझ रहे हो। तो मतलब अपने सेम पीयर से वो पीछे रह जाए, समझ। चलने के मामले में बता रहा हूँ सिर्फ मैं, चलने के मामले में सेम पीयर से नहीं चल पाए, सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ compete नहीं कर पाए, है ना। जैसे वो चल पाते उतना तेज अगर वो चल तो पाए लेकिन उसकी सांस फूलने लगे, ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 में क्या हुआ? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर वॉकिंग फ्यू मिनट्स ऑन द लेवल और अबाउट 100 यार्ड। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा भी चले चाहे किसी स्पीड से चले, अब स्पीड वाली बात रह नहीं गई है, अब चाहे किसी स्पीड से चले, थोड़ा सा भी 100 मीटर भी 90 मीटर या 100 यार्ड भी चल दे तो सांस फूलने लगे, इसको कहते हैं ग्रेड 3। अब ग्रेड 4 क्या होता है? ग्रेड 4 होता है मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है, घर तक नहीं छोड़ सकता, कपड़ा पहनने या उतारने में भी उसको क्या होता है? ब्रेथलेसनेस होता है। ठीक है, इसको इतना मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत है। तो अब मैं इसको समअप करना चाहूँ तो ग्रेड 1 क्या बताया मैंने कि अगर लेवल ग्राउंड पे हरी करे या अप हिल क्लाइम करे, अप हिल चले मतलब सीढ़ी हो जाए क्लाइम करे। दूसरा क्या था? स्लोअर देन द अदर पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप। तीसरा क्या था? कुछ मिनट चल के ही क्या हो जाए? सांस फूलने लगे। चौथा क्या था? ड्रेसिंग अनड्रेसिंग में भी सांस फूलने लगे। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। ब्रेथलेसनेस कब हो जाए? ब्रेथलेसनेस हो जाए उसको लेवल ग्राउंड पे या सीढ़ी उड़ी चढ़ने पे ब्रेथलेसनेस हो जाए, सेम ग्रुप के लोगों से कंपीट ना कर पाए चलने में, ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 क्या होता है? 90 मीटर चलने में, थोड़ा दूर चलने के बाद उसका सांस फूलने, ग्रेड 4 चल ही ना पाए, समझ रहे हो, यहाँ तक कि कपड़े पहनने या उतारने में भी उसकी सांस फूलने लगे। ये हो गया तुम्हारा 4 ग्रेड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी और इसको समझना भी मुश्किल है। और मैं आपको एक और बता दूं, जो भी मैं इसमें बता रहा हूं ये गोल्ड के 2024 के 2024 के जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं कहाँ से क्या है ये, इस सिलेबस में बता रहा हूँ। पहले क्या होता था दरअसल ए बी और सी और डी ग्रुप होता था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता, अब ये सी डी को हटा दिया गया है, अब एक ग्रुप आ गया ई, ठीक है। ये लेटेस्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे लेटेस्ट यही चल रहा है अभी, ठीक है। तो यही है सबसे लेटेस्ट गोल्ड के 2024 के गाइडलाइन के। ए बी सी डी अब नहीं होता, अब सिर्फ 3 ग्रुप होते हैं, ए बी और ई। सी और डी को मिला के एक सिंपल ग्रुप बना दिया गया जिसको हम कहते हैं ई। प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंपल देखते हैं, ये सब तो ठीक है लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ क्या। आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है आपको कि हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है क्या, ठीक है। अगर यस या नो हो सकता है। अगर यस है तो ग्रुप ई है, सिंपल सी बात। अगर यस है तो ग्रुप ई है, फिर खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं देखना। अगर पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है तो ग्रुप ई। अगर हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो उसके बाद से अपने को देखना है दो, एमएमआरसी पे उस पेशेंट के सिम्टम किस ग्रेड से मैच करते हैं। अगर 0 या 1 से मैच करते हैं, 0 मतलब बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज करने के बाद डिस्निया होता है या ब्रेथलेसनेस होती है। 1 मतलब जब पेशेंट लेवल ग्राउंड पे बहुत तेज चलता है या सीढ़ी चलता है तो ब्रेथलेसनेस होती है। तो ये 0 या 1 में आ गया। तो अगर ऐसा है तो वो आ जाएगा ग्रुप ए में, ठीक। लेकिन अगर ऐसा है कि 2 या 2 से ज़्यादा है ग्रेड में एमएमआरसी पे और हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो आ जाएगा ग्रुप बी में, ठीक है। तो बस ये वाला समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना जो मैंने बताया आपको अभी इतना समझ में आ गया ना, तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देख लीजिए ग्रुप ई का मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है, ग्रुप ए का लिखा है, ग्रुप बी का लिखा है। सबसे पहले ग्रुप ए का देख लेते हैं। ग्रुप ए का मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, एनी ब्रोंकोडाइलेटर, कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर हो बस दे दो, वो चाहे आपका लाबा हो, लामा हो, साबा हो, सामा हो, कोई दिक्कत नहीं, दे देना है बस। ग्रुप बी में क्या करना है? लाबा प्लस लामा का कॉम्बिनेशन देना है अपने को। ग्रुप ई में क्या करना है? लाबा प्लस लामा देना है। लेकिन अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है
या इजनोफिलिक काउंट लेस देन 300 mm² है, ठीक है, तो अपने को क्या देना है, तो फिर उसमें ICS ऐड कर देना है। इसके बाद से भी अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं रोफ्लुमिलास्ट या एजिथ्रोमाइसिन प्रोफाइलेक्सिस। क्या आपको समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार मैं इसको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन प्रेजेंट है तो ये सीधे किस में जाएगा, ग्रुप ई में जाएगा। और ग्रुप ई की तरह मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। तो ग्रुप ई में क्या करते हैं, ग्रुप ई में क्या करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ई में सीधे हम क्या देते हैं, लामा प्लस लाबा। लेकिन अगर पेशेंट में क्या है, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है या इओसिनोफिलिक काउंट ग्रेटर देन 300 mm² है, तो क्या देंगे, लाबा प्लस लामा प्लस ICS, ठीक है। या इसके बाद से भी अगर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, इसके बाद से भी नहीं इंप्रूव हुआ तो क्या कर सकते हैं, रोफ्लुमिलास्ट और क्या कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन प्रोफाइलेक्सिस हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ग्रुप यू खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, अगर एब्सेंट नहीं तो इसके बाद से हम चेक करेंगे पेशेंट का जो सिम्टम है MMRC पे किस ग्रेड से मैच करता है। तो MMRC का हम ग्रेड देखेंगे, अगर 0 या 1 ग्रेड है या क्या है 2 या 2 से ज़्यादा ग्रेड है। अगर 0 या 1 ग्रेड है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर दे दो, एनी ब्रोंकोडाइलेटर, समझ रहे हैं आप। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो लामा प्लस लाबा, लाबा प्लस लामा, बस ये, ठीक है। यही लिखा है इसमें भी, देख लीजिए अब, नो हिस्ट्री नॉट लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन, 0 से या 1 मॉडरेट एक्सर्वेशन हुआ है, या 1 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन है और 2 से ज़्यादा मॉडरेट एक्सर्वेशन है। मतलब इसमें 0 या 1 मॉडरेट जब तक एक्सर्वेशन है ना, और पेशेंट MMRC 0 पे है तो एक ग्रुप, या 0 से 1 मॉडरेट एक्सर्वेशन है और पेशेंट MMRC पे 2 या 2 से अधिक है तो ग्रुप बी, है ना। इसमें क्या एक हॉस्पिटलाइजेशन है, इसमें एक भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, नॉट लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन आते ही बाकी एक्सर्वेशन का तो ठीक है, सीधे ई ग्रुप में आ जाएगा, हम उसको उसके हिसाब से ट्रीट कर देंगे। मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया याद रखने का, जैसे मैंने खुद रखा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा ये प्लीज़, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू COPD पेशेंट, कि हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कब देखते हैं, COPD जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम कब देते हैं, वो अपने को देखने हैं, ठीक है। कब देते हैं, जब आर्टियल हाइपोक्सीमिया हो जाए। आर्टियल हाइपोक्सीमिया क्या होती है, कैसे डिफाइन, जब PaO2 लेस देन 55 mm of Hg हो। आइसोलेटेड COPD मतलब COPD कोई इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो 55 से 59 mm of Hg तक हो तो कहेंगे उसको आर्टियल हाइपोक्सीमिया। समझ रहे हो आप बात? कब करेंगे, मतलब हम ऑक्सीजन COPD में सप्लीमेंट कब करेंगे, तब करेंगे जब पेशेंट को आर्टियल हाइपोक्सीमिया हो। अब आर्टियल हाइपोक्सीमिया हमें कैसे पता चलेगा, तो हम अगर ABG करें पेशेंट का तो उसमें PaO2 आएगा, कितना आएगा, लेस देन 55 mm of Hg है। लेकिन जब तब ये तब की बात है जब पेशेंट को कोई भी और कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो या कोई भी इसका कॉम्प्लिकेशन COPD का ना हो। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है COPD का, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो उसमें PaO2 क्या होगा हमारा 55 से 59 mm of Hg लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। कैसा ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ से तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें जो हम ऑक्सीजन देते हैं COPD में लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, 2 से 3 लीटर पर मिनट देते हैं और टारगेट SpO2 88 से 92 होता है। तब ये सवाल बहुत बड़ा है कि लो फ्लो ऑक्सीजन क्यों देना है और 2 से 3 लीटर पर मिनट क्यों देना है। देखिए इस बात को समझिए, COPD में दरअसल होता क्या है, देखिए एक तो अपने पास CO2 के लिए और ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए अपने पास ब्रेन में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनफैक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंटर होते हैं, जो अगर CO2 बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लगे तो उसको सेंस करता है और हम क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन शुरू करते हैं, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देते हैं अगर, ठीक है, तो ये हम करते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत समय से CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बना है, तो बहुत समय से जो सेंटर है स्टिमुलेट हो रहा है, तो एक समय के बाद वो स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेंटर मेरा जा चुका है, अब बचा क्या मेरा, ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है फॉर एग्जांपल, तो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है तो यही वाला सेंटर सिर्फ एक्टिवेट हो रहा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर यही था पहले, लेकिन अब ये तो काम नहीं कर रहा है,
ठीक है। अब ये सेंटर तो काम नहीं कर, अब कौन सा सेंटर काम कर रहा है, ये हाइपोक्सीमिया वाला सेंटर काम कर रहा है, अब सिर्फ ये सेंटर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सेंटर काम कर रहा है, तो अगर हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दें, है ना, तो ये सेंटर भी काम करना बंद कर देगा, तो अपने को डिफिशिएंट में रखना पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे, देखिए जैसे मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में मोस्ट ऑफ द लोग क्लास क्यों जाते हैं, 75% अटेंडेंस इसीलिए जाते हैं। अगर ये नियम हटा दिया जाए, कौन क्लास जाएगा, कोई नहीं जाएगा। बहुत लोग हैं जो नहीं जाएंगे क्लास, ये बात सही है, ठीक है, ये बात है। अगर ये नियम हटा दिया जाए तो बहुत लोग क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मेरा एक पास तो मेरे पास ये अब है नहीं, अब ये बचा ऑक्सीजन, ये वाला सेंटर बचा है जो मतलब कम ऑक्सीजन होता है तो जो सेंस करता है। अगर हम बहुत पूरा का पूरा ऑक्सीजन दे दे तो ये सेंटर भी सेंस नहीं करेगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी है। अगर ये सेंटर भी सेंस नहीं करेगा कि ऑक्सीजन की कमी है ना, तो हम सांस ही नहीं लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही होगा, तो इसीलिए ये ज़रूरी है हम लो फ्लो ऑक्सीजन दें ताकि ये पेशेंट ब्रीथ करते रहे, वरना अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे देंगे तो ये पेशेंट ब्रीथ करना बंद कर देंगे। यही लिखा है, दिस पेशेंट कीप ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिक ड्राइव। इफ द हाइपोक्सीमिक ड्राइव इज विड्रॉन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सेस O2, ब्रीदिंग में स्टॉप। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, इतना हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है, जो लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है वो है एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD। ये क्या होता है देख लेते हैं। एन इवेंट इन नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन पेशेंट्स बेसलाइन डिस्निया, कफ एंड या और स्पुटम दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल डे टू डे वेरिएशन। मतलब एक कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको COPD है, नॉर्मल उसको कफ है, मतलब हर दिन थोड़ा बहुत तो कफ होगा ही उसको, डिस्निया भी है, लेकिन जो रोज डिस्निया, कफ या स्पुटम प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा अचानक से किसी एक दिन होने लगे, ठीक है, वही तो लिखा है, चेंज इन पेशेंट बेसलाइन डिस्निया, कफ एंड या स्पुटम बियॉन्ड नॉर्मल डे टू डे वेरिएशन। जो नॉर्मल उसका डे टू डे वेरिएशन है उससे ज़्यादा अगर किसी एक दिन अचानक से होने लगे और किसी भी कारण से हुआ हो, है ना, तो उसी को कहते हैं एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD। कॉज क्या होता है? ऑफन ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन एंड 1/3 ऑफ देम हैविंग द वायरल एटियोलॉजी। मोस्ट ऑफन कोई पेशेंट जो था COPD का वो इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जिससे ये क्या हो सकता है, प्रिसिपिटेट हो सकता है COPD, और वो एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD में आ सकता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा एसोसिएटेड है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये भी क्वेश्चन है MCQ में, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। या कोई एयर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से भी हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट अपने को प्रेजेंट कैसे करेगा? इंक्रीज इन स्पुटम वॉल्यूम, जो नॉर्मल कहेगा, जो पहले स्पुटम निकलता है तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। वर्सनिंग ऑफ बेसलाइन डिस्निया, आज तो डिस्निया बहुत ज़्यादा है, जो पहले था उसके हिसाब से। इंक्रीजिंग कफ या वीज, ठीक है, इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करेंगे अपने को कि डिस्निया बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इमरजेंसी में ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, है ना, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैनेजमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के सबसे पहले एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, है ना, अचीव करना है क्या? 88 से 92, मैंने बताया आपको कितना SpO2 कितना होना चाहिए, 88 से 92 होना चाहिए। क्यों हम हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते हैं और थोड़ा सा हाइपोक्सिक रखते हैं पेशेंट को, ताकि हाइपोक्सिक ड्राइव काम करता रहे। अगर हाइपोक्सिक ड्राइव काम करेगा तो पेशेंट सांस लेता रहेगा। अगर 100% सेचुरेशन हमने बाहर से ऑक्सीजन देके कर दिया तो हमारा जो सीएनएस का जो सेंटर है ना, जो सीएनएस में जो सेंटर है वो बंद हो जाएगा, और वो बंद हो जाएगा तो हम सांस नहीं लेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। तो इसको इतना पे ही हम मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद से हम क्या देते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर। एक बार हमने ऑक्सीजनेशन कर दिया पेशेंट का, उसके बाद से ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को साल्बुटामोल, जो बीटा-2 एगनिस्ट है, और टायोट्रोपियम, जो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है। उसके बाद से हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं? प्रेडनिसोलोन देते हैं, मेनली यही होता है, 30 मिलीग्राम OD देते हैं फॉर 7 से 14 दिन, ऑन एन एवरेज 10 दिन के लिए तो देते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है? शॉर्टन करता है रिकवरी टाइम, इंप्रूव करता है लंग फंक्शन और हाइपोक्सीमिया को ठीक करता है। ब्रोंकोडाइलेटर आपको पता ही क्या, एयरवे को क्या करेगा? एयरवे का जो ल्यूमेन है उसको फैलाएगा, मतलब, ठीक है, ठीक है। जो कंस्ट्रिक्शन हो गया था उसको डायलेट करेगा, एयरवे के ल्यूमेन को डायलेट करेगा ताकि हवा आसानी से आ सके, ठीक है। स्टेरॉइड दे दिया। इसके बाद से एंटीबायोटिक देते हैं। मैंने बताया था ना, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा एसोसिएटेड है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो अगर है ऐसा कुछ तो हम एंटीबायोटिक भी देंगे। कौन सा एंटीबायोटिक देंगे? एमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। मैंने बताया ना कि प्रिसिपिटेट हो सकता है किसी न किसी इन्फेक्शन से, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा। तो अगर ऐसा है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिसिपिटेट हुआ है तो हम उसमें एंटीबायोटिक भी देंगे। इन सब के बावजूद भी अगर हमने नो रिस्पॉन्स आया, पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं होता, तो IV एमिनोफाइलिन दे देते हैं।
ठीक है। अमीनोफाइलिन क्या है, थियोफाइलिन कंपाउंड है जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है और ये क्या कहता है ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। इन सब के बाद अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 है, पीएच लेस देन 7.35 है और PO2 PaCO2 राइज कर रहा है, इसके बावजूद भी तक कंसिडर करते हैं नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, उसका से नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। इसके बाद से भी अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या करेंगे, तो एक आता है क्या करते हैं, कंसिडर करेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग डॉक्साप्रैम कहते हैं, वो दे सकते हैं जो शॉर्ट टर्म मेजर के लिए ठीक है। लेकिन अब ये उतना है नहीं। और ये भी होता है कि एक्यूट एक्सर्वेशन में अगर पेशेंट मान लीजिए पेरिफेरल इडीमा दिखा रहा है, पेरिफेरल इडीमा भी है ना, तो डाईयूरेटिक भी कंसिडर कर सकते हैं, डाईयूरेटिक भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं जो मैंने पहले बताया आपको, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ब्रोंकोडाइलेटर, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, ये नहीं तो एमिनोफाइलिन, ये और उसके बाद से नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस यही है। ठीक है, इस वीडियो में आपको अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे जहाँ चाहें आप बता सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, है ना, और अपना फीडबैक जरूर दे वीडियो में, कोई चेंज कराना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है, थैंक यू।